नितिन नवीन बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने हैं जिनका जन्म पार्टी बनने के बाद हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र महज 44 साल हो रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी भी 46 साल की उम्र में 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, लेकिन ये विलय 3 साल से ज्यादा नहीं चला। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी और पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। तब बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली। इस चुनावी नतीजे को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा कि इस चुनावी नतीजे ने हमें वहां पहुंचा दिया था जहां हम जनसंघ के जमाने में 1952 के पहले चुनाव में थे। इस चुनावी नतीजे के बाद अटल जी ने 2 प्रश्न रखे थे, क्या 1977 में जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाना और फिर 1980 में जनता पार्टी से अलग हो जाने का निर्णय ही पार्टी की हार का कारण बना, और दूसरा सवाल ये था कि क्या बीजेपी को फिर से जनसंघ हो जाना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी इन दोनों सवालों से बहुत आगे निकल चुकी है और 45 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष तब बने हैं जब बीजेपी ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत है। आज बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें हैं और 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाली गठबंधन एनडीए की सरकार है। राज्यसभा में भी बीजेपी के 99 सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नितिन नवीन के सामने कोई चुनौती नहीं होगी। इस सवाल के जवाब में जानकारों का मानना है कि आज जो बीजेपी में आलाकमान कल्चर दिख रहा है वो सिर्फ 2014 के बाद से नहीं आया है। 2014 से पहले भी चलती अटल आडवाणी की ही थी। सारे फैसले पीएमओ में होते थे, पार्टी का भी और सरकार का भी। 2002 में नरेंद्र मोदी को जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया तो उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति को ये बात पता तक नहीं थी। कुशाभाऊ ठाकरे तो आडवाणी की सहमति के बिना कुछ नहीं कर पाते थे। बंगारू लक्ष्मण की हालात तो उनसे भी खराब थी। तब अटल आडवाणी से अलग मुरली मनोहर जोशी थोड़े ठीक स्थिति में थे और यही स्थिति नितिन नवीन के लिए भी होने वाली है। नितिन नवीन के लिए अमित शाह और मोदी ही चुनौती हैं और वही समाधान भी। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने को 2 तरीकों से देखा जा रहा। बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले लोगों का कहना है कि ये ऐसी पार्टी है जहां आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के आलोचकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं पार्टी में वही होता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये बात सही है कि बीजेपी में लगभग अनजान कार्यकर्ता को भी पार्टी में ऊपर तक आने का मौका मिलता है। नितिन नवीन ने बहुत लोगों को साइडलाइन तो नहीं किया है, लेकिन ओवरटेक जरूर किया है। लेकिन ओवरटेक करने की उनकी क्षमता न तो राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई थी और न ही उनके गृह राज्य बिहार में प्रदेश स्तर पर। दूसरी तरफ वाजपेयी और आडवाणी जब जनसंघ के अध्यक्ष इस उम्र में बने थे तो वे खुद को साबित कर चुके थे। ऐसे में ये बात भी दुरुस्त नजर आती है कि नितिन नवीन का चयन इसलिए हुआ है क्योंकि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वफादार हैं। कुछ अन्य पॉलिटिकल पंडितों की राय है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नितिन नवीन ने संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया था। नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर भी नवीन ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को खास तौर पर प्रभावित किया था। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2026, 27 और 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के सामने इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से किसी भी राज्य में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। वहीं 2027 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में चुनाव हैं जहां बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी और नेतृत्व की चुनौती से गुजरना होगा। नरेंद्र मोदी की उम्र 2029 के लोकसभा चुनाव में 80 साल के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में बीजेपी का नेतृत्व मोदी के बाद कौन करेगा ये भी उनके सामने एक बड़ा सवाल होगा। 2013 में नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो ये बहुत सहमति से नहीं हुआ था। आडवाणी ने सार्वजनिक रूप से इनका समर्थन नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत के रूप में देखा जाता है, लेकिन अमित शाह की स्वीकार्यता पर सर्वसम्मति बनाने की चुनौती बनी रहेगी। बीजेपी में मोदी के बाद कौन सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ के रूप में भी लोग लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि योगी की बीजेपी संगठन में वैसी पकड़ नहीं है जैसी
अमित शाह की है। जानकारों का मानना है कि नितिन नवीन अमित शाह की पसंद हैं, लेकिन योगी के साथ उनके संबंध कैसे होंगे ये भी मायने रखता है, क्योंकि जब शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो संगठन अपने अनुशासन के हिसाब से काम करके आला कमान के इशारों पर करता है। ऐसे में नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह आला कमान की सुने या संगठन के अनुशासन को तवज्जो दे। अगर बीजेपी में संगठन मजबूत हो जाएगा तो किसी एक की मुट्ठी में सारा नियंत्रण नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ नितिन नवीन के लिए लगातार बदलती जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी चुनौती होगी। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। भारत के पक्ष में बहुत चीजें नहीं हैं। भारत न चाहते हुए भी चीन से चीजें सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ अपना संवाद फिर से शुरू किया है, जो 2009 के बाद पहली बार हुआ है। इसी महीने एक चीनी प्रतिनिधिमंडल पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचा था। ट्रंप पहले ही भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा चुके हैं और ईरान से व्यापार करने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल होने के नाते बीजेपी इस नजरअंदाज नहीं कर सकती। नए पार्टी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को भी इन वास्तविकताओं से दो चार होना पड़ेगा। नितिन नवीन के लिए भाषाई बहुलता भी एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। जानकारों की राय है कि दक्षिण और पूरब में हमेशा से बीजेपी के लिए एक समस्या रही है। बीजेपी के उत्तर और पश्चिम के नेताओं के लिए दक्षिण और पूरब की सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता चुनौती रही है। इस चुनौती से नितिन नवीन को भी टकराना होगा और नितिन नवीन को इससे निपटने के लिए कोई आसान तरीका मिल जाएगा, ऐसा हाल फिलहाल में कुछ नहीं दिखता। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।